अब आप सोच रहे होंगे जब हर चीज़ के लिए कानून बनाए जा सकते हैं तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स आती क्यों है? जब वो सांस लेती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके लंग्स बर्न कर रहे हैं। ये जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई, ये कोई ऐसे अचानक से नहीं हुई कि लोगों को पता ही नहीं। यूसी ने इंडिया में ही क्यों ये प्लांट लगाया? यूनियन कार्बाइड में ये भोपाल गैस त्रासदी होती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहाँ गई? 91 में सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये हमारे राइट टू लाइफ के अंदर आता है। जो अपने राइट को अचीव करने के लिए हमें भी प्रेशर एक्सर्ट करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर नंबर 8 लॉ एंड सोशल जस्टिस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि लॉ और सोशल जस्टिस क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। इसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसा कि लॉ की यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कानून अगर सही से बनाया ना जाए, सही से उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। उसके बाद व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्थ, यानी कि एक वर्कर की क्या वैल्यू होती है वो भी हम देखने वाले हैं। साथ ही इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, सेफ्टी लॉज का इन्फोर्समेंट क्यों ज़रूरी है, किसके द्वारा ये किया जाता है और कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट तो हमें पता है एक बहुत बड़ा इशू है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कैसे लॉ बनाए जाते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फाइनली हम पढ़ेंगे कंक्लूजन कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा और क्या हमें समझ आया इस चैप्टर से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। इंट्रोडक्शन, तो जैसा कि हमने क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा था द स्टोरी ऑफ शर्ट, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एक कॉटन फार्मर से, जो कि कॉटन उगाता है और उससे बाजार में बेचता है ताकि एक शर्ट बन सके, कॉटन फार्मर से लेकर हमारे पास एक शर्ट कैसे पहुंचती है वो हमने क्लास 7 में पढ़ा था। जहाँ पर हमने पूरी प्रोसेस में देखा था कि कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बीच में कई सारे वर्कर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्कर्स का कई जगह एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो ऐसा एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स का ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट लॉ बनाती है, उनको इन्फोर्स करती है ताकि ऐसी जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उन्हें रिड्यूस किया जाए। किस लिए लॉ बनाए जाते हैं? ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस को रिड्यूस किया जाए। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। अब ये लॉ क्यों ज़रूरी है? कई बार क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वर्कर्स को इग्नोर कर देती हैं। जितने उनके काम की वैल्यू है उतना प्राइस उन्हें नहीं दिया जाता है, उतनी वेज, उतना वेतन उन्हें नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उन्होंने इतनी मेहनत करी और उन्हें उनका वेज भी सही से नहीं मिलता है। तो इसीलिए लॉ बनाया जाता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से आप वेज कम नहीं दे सकते किसी वर्कर को। इसके अलावा और भी लॉज बनाए जाते हैं ताकि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, वर्कर, इन सभी के बीच में ये जो मार्केट में रिलेशन है ये कहीं भी एक्सप्लॉयटेटिव ना हो। जैसे अगर हम बात करें लॉ ऑन सेफ्टी मेजर्स, जैसे वर्किंग कंडीशन में सेफ्टी मेजर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो सेफ्टी मेजर्स हो इसके लिए भी लॉ बनाए जाते हैं। लॉ ऑन क्वालिटी गुड्स, कि जो भी गुड्स लोगों को मिल रहे हैं उसमें क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, इसलिए क्वालिटी गुड्स के लिए भी लॉ बनाया जाता है। लॉ ऑन प्राइस, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हमारी जो रोज़ की ज़रूरतें होती हैं उन चीज़ों का प्राइस भी इतना ज़्यादा हो जाए कि हम अफोर्ड ही ना कर पाएँ, तो इसीलिए प्राइस कंट्रोल के लिए भी लॉ बनाया जाता है। उसके अलावा लॉ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ताकि चाइल्ड लेबर ना हो, 5 से 14 साल के बच्चों को हैजार्ड्स कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में काम पर ना रखा जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसीलिए लॉ बनाए जाते हैं। और एसोसिएशन बनाने के लिए, ताकि जो लोग हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो साथ में एसोसिएशन ग्रुप बनाकर अपनी आवाज़ उठा सके, इसके लिए भी कानून बनाए जाते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए कानून बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब हर चीज़ के लिए कानून बनाए जा सकते हैं तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स आती क्यों है? तो सब कुछ सही चलना चाहिए। तो लॉ बनाना और इम्प्लीमेंट करना दो अलग चीज़ें हैं। लॉ बनाना काफ़ी नहीं होता है, लॉ मेकिंग के अलावा लॉ का इन्फोर्समेंट होना भी ज़रूरी होता है। कानून को बनाना
और साथ ही कानून को लागू करना भी ज़रूरी होता है और ये भी देखना यानी कि इंस्पेक्शन करना भी ज़रूरी होता है कि लॉ जो है हमने बना दिया, इन्फोर्समेंट कर दिया है, सही से वो काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि आज हमने लॉ बना दिया और लोग अचानक से उसका फॉलो करने लगे उसको, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद फिर कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, फिर एक्सप्लोइटेशन हो जाता है, तो उसके लिए भी रेगुलर इंस्पेक्शन होने चाहिए। तो यही बात यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि लॉ मेकिंग ज़रूरी है, लेकिन लॉ का इन्फोर्समेंट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉ बनाना केवल काफ़ी नहीं होता है। लॉ बना दिया हमने तो उसका लोग क्या करेंगे, लॉ को इन्फोर्स करना, इंस्पेक्शन करना भी ज़रूरी होता है। अब जैसे अगर हम बात, और हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट देता है, जिसमें हमारा राइट टू लाइफ आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है, तो चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। जैसे अगर हम बात करें कंडीशन, हम समझते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 4 मिलियन जो बच्चे हैं वो हैजार्डस कंडीशन में वर्क कर रहे थे, यानी कि बहुत बुरी कंडीशन में वर्क कर रहे थे, जहाँ पर बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। 5 से 14 साल के बच्चे थे। तो उसके बाद 2016 में गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, जो 1986 का लॉ था उसमें अमेंडमेंट किया गया। 1986 का जो चाइल्ड लेबर एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया ताकि चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जा सके। उसके अलावा इसके और इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया जाता है। कौन सा? पेंसिल। पेंसिल का मतलब होता है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर, यानी कि कोई चाइल्ड लेबर ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो देखा हमने यहाँ पर कि जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर चाइल्ड लेबर भी आता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन बच्चे ऐसी कंडीशन में वर्क कर रहे थे, तो 2016 में उसके लिए कानून बनाया गया और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया गया। तो इस तरीके से जब भी हमारे लॉ का वॉयलेशन, जब हमारे राइट्स का वॉयलेशन होता है तो इस तरीके से कानून बनाया जाता है और उसको इन्फोर्स किया जाता है। तो यहाँ तक आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ आ चुकी होगी। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो 2 दिसंबर 1984 की ये बात है। यूसी एक अमेरिकन कंपनी है। यूसी यानी कि यूनियन कार्बाइड, ये क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी। तो यूसी की एक फैक्ट्री थी भोपाल में। फैक्ट्री थी कहाँ पर? भोपाल में। और ये फैक्ट्री काय की थी? पेस्टिसाइड्स बनाने की, यानी कि यूनियन कार्बाइड जो कि एक अमेरिकन कंपनी है उसकी एक फैक्ट्री थी भोपाल में पेस्टिसाइड्स बनाने की। तो 2 दिसंबर 1984 की मिडनाइट को क्या होता है कि इस फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक पॉइजनस गैस लीक हो जाती है। और ये गैस इतनी खतरनाक थी कि यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन लोगों की हो जाती है। गैस लीक होने के 3 दिन बाद हज़ारों लोगों की, 8,000 लोगों की डेथ हो जाती है। एक महिला बताती है कि जब मिडनाइट कोई ऐसा सिचुएशन हुआ तो उसका बच्चा जोर जोर से खांसने लगा। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि पूरे कमरे में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है, और जब वो सांस लेती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके लंग्स बर्न कर रहे हैं, मतलब कि वो फायर को इनहेल कर रही है। इतना बुरा कंडीशन लोगों का था। और उसके बाद जो छोटे बच्चे थे या बच्चे जो जन्म लिया बच्चों ने बाद में, तो अलग अलग एबनॉर्मलिटीज़ उनमें देखने को मिलती हैं। कई लोगों को डिसऑर्डर हो गया, आई डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बहुत बुरी कंडीशन लोगों को यहाँ पर हुई। उसके बाद कोर्ट में केस हुआ और ये जो यूनियन कार्बाइड इसकी फैक्ट्री बंद हो गई। लेकिन उसके बाद भी लोग जस्टिस के लिए लड़ते रहे, क्योंकि उसके बाद जो यहाँ पर केमिकल जो फैल गया था, कोई भी कंपनी जो नहीं आती वो उसको हटाने की जिम्मेदारी नहीं लेती थी, जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? जो वहाँ के लोकल्स थे, उनको सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जिनका उस फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं था उनको सारी प्रॉब्लम बाद में फेस करनी पड़ी। अब ये जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई, ये कोई ऐसे अचानक से नहीं हुई कि लोगों को पता ही नहीं, कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। इससे पहले 2 दिसंबर से पहले भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट हुए। लोगों ने कंप्लेन किया कि गैस लीक हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंपनी ने, फैक्ट्री ने पूरी तरीके से इस बात को इग्नोर किया। कोई भी सेफ्टी मेजरमेंट नहीं ध्यान दिया, वर्कर्स की सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा
और कंटिन्यू प्रोसेस रखी, जिसके बाद इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई, ये हमने यहाँ पर देखा। तो लॉ अगर बनाया तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि लॉ तो बनाए गए लेकिन लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं था, स्ट्रिक्ट लॉ नहीं थे। पहली बात, लॉ को इन्फोर्स भी नहीं किया गया, कंपनी ने सेफ्टी मेजरमेंट को इग्नोर किया गया। अब क्यों किया वो हम अगले पॉइंट में समझेंगे। व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्थ, एक वर्कर की वैल्यू क्या होती है। तो यूसी ने इंडिया में ही क्यों ये प्लांट लगाया, इंडिया में ही क्यों ये प्लांट लगाया, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में इसका फैक्ट्री लगाने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि चीप लेबर। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसलिए लेबरिंग जो होती है बहुत चीप होती है, यानी कि सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, मजदूरी बहुत सस्ती होती है, इसीलिए यहाँ पर। और यूएसए की बात करें उस समय तो बहुत महंगी मजदूरी होती थी, यानी कि आसानी से उन्हें मजदूर नहीं मिलते थे। उसके अलावा यहाँ पर लोअर सेफ्टी मेजर्स यानी कि सेफ्टी मेजर्स भी बहुत लो थे, कोई उन पर इतना ध्यान नहीं देता था। जबकि यूएसए में, ये अमेरिकन कंपनी, तो यूएसए में उस समय ये कंपलसरी था, मैंडेटरी था कि आपको वर्किंग कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर लो सेफ्टी मेजरमेंट थे। जैसे अगर हम बात करें तो जो वर्कर्स थे जो मिथाइल आइसोसाइनाइड यूनिट में वर्क करते थे उनकी संख्या 12 से 6 कर दी गई। जो नाइट शिफ्ट थी, नाइट शिफ्ट को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, जबकि नाइट शिफ्ट होनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है उसको चेक करने के लिए, तो ये भी पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो चुकी थी, यानी कि थी नहीं और कोई इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। उसके अलावा जो ट्रेनिंग पीरियड था, ट्रेनिंग यानी कि जैसे वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ना कि आपको ये काम कैसे करना है, तो उसको भी 6 महीने से रिड्यूस करके 15 दिन कर दिया गया। मतलब आप सोचिए कंपनी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कितना कुछ कर सकती है, वर्कर को कहीं पर भी ध्यान में यहाँ पर नहीं रखा गया। ठीक है, जबकि यूएसए की कंडीशन और इंडिया की कंडीशन उस समय कंपेयर किया जाए तो यूएसए में मॉनिटरिंग सिस्टम पूरे प्रॉपर थे कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें पता लग जाए पहले से, और इंडिया में उस समय सब ह्यूमन सेंसेस पर डिपेंड थे कि कोई कुछ भी होगा तो हम पता लगा लेंगे ना, हम पता लगा लेंगे कि गैस लीक हो रही है। और इमरजेंसी प्लान यूएसए में थे लेकिन इंडिया में कोई इमरजेंसी प्लान नहीं थी कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि ऑब्वियसली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है यानी कि बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, लोगों को काम की ज़रूरत है, तो आसानी से लोगों को रिप्लेस किया जा सकता है, ईजीली रिप्लेस्ड, लोगों को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। इसीलिए लोग भी कुछ कहते नहीं है कि चलो जैसा भी चल रहा है चलने देते हैं, काम तो मिल रहा है हमें, वरना हमें काम भी नहीं मिलेगा, और भी लोग खड़े हैं उनको काम मिल जाएगा हमारी जगह। तो इस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट यहाँ पर किया गया और इस तरीके से यहाँ पर वर्कर्स की कंडीशन को ध्यान में नहीं रखा गया। अब हम देखते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, कि सेफ्टी लॉज का इन्फोर्समेंट ज़रूरी है और किसके द्वारा वो किया जाता है और कैसे वो किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो हमने देखा कि ये जो वर्किंग कंडीशन वाला सिचुएशन है तो हमारे पास राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट देता है और हमारे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट रहे तो इसलिए गवर्नमेंट को लॉ बनाने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज तो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसीलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे राइट्स प्रोटेक्ट हो, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हमें फ्रीडम मिले, इक्वलिटी मिले, हमारे पास राइट टू लाइफ है। इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को लॉ, जैसे गवर्नमेंट कानून बनाती है तो इन्फोर्स करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब सोचने वाली बात ये है कि जब हमारे पास फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ये जब यूनियन कार्बाइड में ये भोपाल गैस त्रासदी होती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहाँ गई। जब यूसी में ये केस होता है, यूसी प्लांट में, तो फिर गवर्नमेंट उस समय कहाँ गई। उस समय अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों ने कंप्लेन करी, गवर्नमेंट ने फैक्ट्री को परमिशन दे दी, लेकिन जब लोगों ने कंप्लेन करी कि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स है, सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है, गैस लीक के केसेस है, तो गवर्नमेंट कहा कि फैक्ट्री की तो ज़रूरत हमें है, लोगों को काम मिल रहा है, फैक्ट्रीज होगी तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा और बहुत सारी बातें। तो और यहाँ पर जो लॉज थे वो स्ट्रिक्ट लॉज नहीं थे, नो स्ट्रिक्ट लॉज, और जो वीक लॉज थोड़े बहुत थे उनका भी इन्फोर्समेंट नहीं किया गया, नो प्रॉपर इन्फोर्समेंट, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गई। पहली बात तो कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं थे और जो कुछ लॉज थे वीक उनका भी प्रॉपर इन्फोर्समेंट यहाँ पर नहीं था।
तो अगर हम सेफ्टी की बात करें तो केवल प्राइवेट कंपनी की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्राइवेट कंपनी के साथ गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए, लोगों की कंडीशन को ध्यान में रखा जाए ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना हो। अब लॉस फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब है, तो 1984 में जब ये केस होता है भोपाल गैस त्रासदी, तो 1984 से पहले इंडिया में इन्वायरमेंट पोल्यूशन को भी इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। यानी कि अगर हम बात करें इन 1984 तो नो स्ट्रिक्ट लॉज फॉर, यानी कि 1984 से पहले कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं थे कि आपको इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की भावना तो सभी के अंदर शुरुआत से ही थी, लेकिन कोई लॉ नहीं था, स्ट्रिक्ट लॉ नहीं था। मतलब कोई फैक्ट्री होती थी आसानी से इजीली बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के वो पोल्यूशन कर सकती, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, कुछ भी वो कंपनी फैक्ट्री कर सकती थी। लेकिन उसके बाद हमें पता है फिर 1984 में क्या होता है, भोपाल गैस त्रासदी होती है। तो इस गैस ट्रेजेडी ने एक इन्वायरमेंट का इशू सभी के सामने रख दिया कि देखो इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कितना ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी इन्वायरमेंट की भी, साथ में ऑब्वियसली गैस लीक होगी, इतना बड़ा केस होगा तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन तो होगा। तो इन्वायरमेंट का इशू, फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी जो होती है उसने इन्वायरमेंट का जो इशू है वो सभी के सामने रख दिया। कहाँ पर, फोर फ्रंट में। अब ये सामने रखा तो फिर गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ेगा। जब भी गवर्नमेंट पर प्रेशर आता है, लोग डिमांड करते हैं तो गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ता है। तो फॉलोइंग ईयर यानी कि कुछ सालों बाद ही फॉलोइंग ईयर्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने नए लॉज इंट्रोड्यूस किए। नए लॉज किस तरीके से कि जो भी पोल्यूटर है, जो जिसकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है, उसको अकाउंटेबल रहना होगा, यानी कि जवाबदेह रहना होगा कि कोई पोल्यूशन, कोई हार्म इन्वायरमेंट को ना हो, और लोगों को, और जो पोल्यूटर है उसको फाइन पे करना पड़ेगा। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर थी, यानी कि ऐसे लॉज बनाए गए। साथ ही अगर हम बात करें तो कोर्ट ने भी कई सारे जजमेंट दिए। जैसे अगर हम बात करें 1991 में सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये हमारे राइट टू लाइफ के अंदर आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें देता है। यानी कि हमें सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, यानी कि कोई भी इन्वायरमेंट का पोल्यूशन ईजीली बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कब, 1991 में सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू सेफ इन्वायरमेंट वो हमारे राइट टू लाइफ के अंदर आता है, जो हमें आर्टिकल 21 देता है। यानी कि हमारे पास जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें सेफ इन्वायरमेंट मिलना भी हमारा अधिकार है। सेफ इन्वायरमेंट हमें मिलना चाहिए, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हमें मिलना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर हमने देखी। अब फाइनली हमें इस चैप्टर से क्या समझ आता है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि लॉ जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस को रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि कई बार जो होता है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोगों के कंडीशन को ध्यान में नहीं रखती है, इग्नोर कर देती है। जैसे कि वर्किंग कंडीशन को इग्नोर कर देती है, सेफ्टी मेजरमेंट को इग्नोर कर देती है, और लोगों को वेजेस टाइम पे नहीं मिलती हैं या वेजेस कम मिलती हैं, चाइल्ड लेबर होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कई तरीके से लोगों को एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉज बनाए जा सके ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट रहे। इसलिए लॉ बनाना और उनको इन्फोर्स करना और रेगुलर इंस्पेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और लोगों की एज ए सिटीज़न हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। अपने राइट को अचीव करने के लिए हमें भी प्रेशर एक्सर्ट करना होगा। तो इसीलिए यही हमें इस चैप्टर से समझ आता है कि लॉ ज़रूरी क्यों है, सोशल जस्टिस ज़रूरी क्यों है, और गवर्नमेंट के साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपने अधिकारों की मांग करें ताकि गवर्नमेंट उसके लिए लॉ बनाए, इंस्पेक्शन इन्फोर्समेंट हो, रेगुलर इंस्पेक्शन भी उसका हो। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।